हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज 319 केंद्रों पर 4,64,000 अभ्यर्थी पीजीटी की परीक्षा देने वाले हैं। 9 मई को पहली पाली में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास और शिक्षा शास्त्र विषय की परीक्षा होगी और दूसरी पाली में अंग्रेजी, कृषि, वाणिज्य और समाजशास्त्र की। 10 मई को पहली पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान के अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जबकि दूसरी पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी और कला विषय की परीक्षा होगी। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने सभी परीक्षा केंद्रों पर तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के कक्षों और महत्वपूर्ण स्थानों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है और इन्हें जिला कंट्रोल रूम से जोड़ा भी जा चुका है। आयोग के कंट्रोल रूम से सभी केंद्रों की कनेक्टिविटी का परीक्षण भी पूरा कर लिया गया है। तो प्रशांत कुमार ने बताया कि लखनऊ मंडल के 10 परीक्षा केंद्रों पर हर पाली की परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट की स्कैनिंग कक्ष निरीक्षक और अभ्यर्थियों की उपस्थिति में कक्षा में ही की जाएगी। स्कैनिंग के बाद डाटा को सुरक्षित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग इस डेटा का मिलान ओएमआर सीट से करेगा। तो अभी जो है ये सभी केंद्रों पर लागू नहीं है, केवल कुछ ही परीक्षा केंद्रों पर इसे लागू किया गया है। एग्जैक्टली यह एक तरीके का परीक्षण हो रहा है और अगर ये सफल रहा तो आयोग की जो आगामी भर्तियां हैं सभी भर्तियों में, सभी परीक्षाओं में ये व्यवस्था लागू की जाएगी, यानी कि आपके एग्ज़ाम सेंटर पर ही, आपके परीक्षा रूम में ही, एग्ज़ाम रूम में ही जो कॉपियां हैं वो सबमिट होने से पहले उनको स्कैन कर लिया जाएगा। एक एक पेज का होता है, ज़्यादा तो होता भी नहीं है, तो आसानी से हो भी जाएगा ये। तो आरओ भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को मिला 42% प्रतिनिधित्व। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक मामला, एक याचिका जो है आरओ के खिलाफ कोर्ट में दाखिल की गई है और कोर्ट में दलील ये दी गई है कि जो यहाँ पर अपीलार्थी हैं वो ओबीसी कैटेगरी से हैं, उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में जो मार्क मिले हैं, जो अंक मिले हैं, वो सामान्य श्रेणी के मुख्य परीक्षा के लिए चयनित कम से कम 25 अभ्यर्थियों से अधिक हैं। इसके बावजूद अपीलार्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में असफल घोषित कर दिया गया है। वहीं याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार और यूपी लोक सेवा आयोग ने न्यायालय को बताया कि उक्त भर्ती परीक्षा के तहत ज़्यादातर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्तियां मिल चुकी हैं। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरओ की भर्ती परीक्षा जो है 2023 वाले, इसमें आरक्षण पर विवाद मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 मई की तिथि निर्धारित की है और तब तक इन पदों पर यानी कि 12 मई तक नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। इस पर अंतरिम रोक लगाई गई है। आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने विवेक यादव और अन्य की ओर से दाखिल विशेष अपील पर पारित किया है। इस अपील में एकल पीठ के 1 फरवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें अपीलार्थियों की याचिका पर उन्हें अंतरिम राहत से इनकार कर दिया गया था। तो अब आप पूरा मामला समझ चुके होंगे, यानी कि ये जो याचिका पड़ी है हाई कोर्ट में, डबल बेंच में है, तो उसमें आरोप ये लगा है कि इसमें कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जिनकी कट ऑफ, यानी कि जिन्होंने जो अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन फिर भी इन्हें प्री परीक्षा में असफल घोषित किया गया है। तो इसके लिए अब आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूरी तैयारी कर रहा है और इसी प्रकार से एक जुड़ा हुआ मामला था लगभग सेम हरियाणा लोक सेवा आयोग का, उस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उस आदेश का गहन चिंतन मनन कर रहा है ताकि जो परिणाम जारी किए गए हैं आरओ 2023 परीक्षा के लिए, उस पर डबल बेंच में, हाई कोर्ट की डबल बेंच में यूपीपीएससी अपना पक्ष रख सके और ये बता सके कि किस प्रकार से जो उन्होंने परिणाम जारी किया है वो न्यायोचित है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो 42% अभ्यर्थी जो हैं ये ओबीसी के हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि लगभग 50% सीटें ऐसी होती हैं जो कि अनारक्षित होती हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम यहाँ पर मेरिट बनती है। और अगर कोई भी एस्पिरेंट जो अनारक्षित श्रेणी की कट ऑफ है, अगर उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो फिर उसे आरक्षित में ही जगह मिलती है। तो यहाँ पर जो मामला है अब उस पर सुनवाई 12 मई को होगी और देखते हैं कि किस प्रकार से अब ये मामला जो है इसका निस्तारण होता है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि आयोग के सचिव गिरिजेश त्यागी ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा स्तर पर आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही अंतरिम रोक दे चुका है।
आयोग हाई कोर्ट में इन्हीं स्थापित कानूनी सिद्धांतों के आधार पर अपना पक्ष रखेगा। आयोग द्वारा बताया गया कि 5 अप्रैल 2026 को घोषित अंतिम परिणाम में कुल 419 अभ्यर्थी हैं, जिनमें से 176 ओबीसी हैं, यानी कि कुल चयन ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी जो है कुल चयन में 42% है, जबकि जो अनरक्षित हैं वो 28.16% हैं। आयोग का यह भी कहना है कि यह परिणाम पूरी तरह समावेशी चयन प्रक्रिया को दर्शाता है। तो फिलहाल यहाँ पर अब जो मामला है वो 12 तारीख को ही पता चलेगा। हालांकि आयोग ये कह रहा है कि नियमों और विज्ञापन के अनुरूप ये प्रक्रिया पूरी की गई है और हाई कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो सवाल चल रहे हैं, अभी जो मामला है अब उस पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम आदेशों और कानूनी टिप्पणियों को अपने पक्ष के महत्वपूर्ण आधार के रूप में यूपीपीएससी देख रहा है। आयोग का मानना है कि आरक्षण और माइग्रेशन से जुड़े मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय पहले ही स्पष्ट गाइडलाइन दे चुका है, संकेत दे चुका है। प्रारंभिक परीक्षा स्तर पर आरक्षण लागू करने के प्रश्न पर विस्तृत कानूनी परीक्षण आवश्यक है। अब देखना होगा कि इस पर क्या जो है फैसला आता है, क्योंकि जो भी फैसला आएगा वो ऐतिहासिक रहेगा आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। हालांकि अभी जो नियुक्तियां हैं, हाई कोर्ट ने नियुक्तियों पर अंतरिम यानी कि अभी तो इस पर रोक है, अभी कोई नई नियुक्ति इस पर नहीं होगी। और दोस्तों खबर ये भी निकल के आ रही है कि जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था कि AEDO की परीक्षा जो कि रद्द कर दी गई है, तो अब ये कहा जा रहा है कि AEDO की जो परीक्षा होगी प्लस बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 की जो परीक्षा होगी उसमें प्री और मेंस कराए जाने के बारे में निर्णय लिया जा रहा है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर प्री और मेंस की व्यवस्था रहेगी तो जो मतलब कदाचार देखने को मिलता है वो भी समाप्त हो जाएगा। परीक्षा और अधिक पारदर्शी तरीके से, भर्ती और अधिक पारदर्शी तरीके से कराई जा सकेगी। लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि अभी TRE-3 तक तो जो भर्ती हुई थी वो एकल परीक्षा प्रणाली से हुई थी, तो अब इसे द्विस्तरीय करने का क्या मतलब है। अब इसी बात पर जो है और जो TRE-4 का विज्ञापन है उसको जारी करने को लेकर अभ्यर्थी कल गांधी मैदान में थे और बैरिकेडिंग वगैरह जब वो तोड़ने लगे तो पुलिस ने उनको रोका। इसके बाद कहा सुनी हुई, बैरिकेडिंग तोड़ने का जब प्रयास हुआ तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मच गई, कई छात्र छात्राओं को चोट लगी और सड़क पर दूर तक चप्पल जूते बिखर गए। TRE-4 अभ्यर्थी इस चर्चा को लेकर भड़के हुए हैं कि अब परीक्षा 2 चरण में करवाई जाएगी। सरकार की तरफ से इसे लेकर अभी तक स्थिति साफ क्यों नहीं की जा रही है। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि अभी तक सिर्फ एक परीक्षा से नौकरी मिली है, TRE-4 में PT और मेंस की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो इसी बात पर अब फिलहाल जो है सरकार और अभ्यर्थी आमने सामने हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है। और एक छोटी सी खबर ये भी है कि परिषदीय विद्यालयों में अब 2 शिक्षकों की तैनाती अनिवार्य। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कम से कम 2 शिक्षक रहेंगे। बहुत सारे ऐसे परिषदीय विद्यालय भी हैं जहां पर केवल एक ही शिक्षक पूरा जो कार्यभार ग्रहण करता है, तो अगर किसी कारण से वो अनुपस्थित रहता है तो स्कूल ही लगभग बंद हो जाता है। तो अब इसी को ठीक करने के लिए कम से कम ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर सरप्लस हैं, जहाँ पर शिक्षक ज़्यादा हैं वहाँ से शिक्षक उठाए जाएंगे और जहाँ पर शिक्षक कम हैं वहाँ पर उनको समायोजित किया जाएगा। खैर ये सब भर्ती के बाद की बात है। और नाबालिग को नहीं मिलेगा सिम कार्ड, यानी कि अगर किसी की उम्र 18 साल से कम है और वो सिम कार्ड लेना चाहता है तो उनके माता पिता का भी आधार कार्ड स्कैन होगा और उनकी भी सहमति कंसर्न लिया जाएगा। और अब बिल्कुल ये नियम हर कंपनी के सिम पर लागू कर दिया गया है कि मतलब जो जिनकी उम्र 18 साल से कम है अब वो सिम कार्ड पा नहीं सकेंगे। इसे लेकर दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है, जिसके आधार पर अब नया नियम जल्दी लागू कर दिया जाएगा। तो अभी नाबालिगों को कॉलेज आई कार्ड या आधार नंबर पर कुछ जगहों पर सिम कार्ड दिया जाता है। अब कंपनियां ऐसा प्रावधान कर रही हैं जिसमें बच्चे के आधार में जो जन्मतिथि होगी वो जैसे ही स्कैन होगी पता चल जाएगा कि बच्चा जो है वो नाबालिग है। और अगर नाबालिग है तो फिर उसको सिम कार्ड नहीं मिलेगा जब तक उसके माता पिता की सहमति नहीं मिलती है। जो लोग दोस्तों आज PGT की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि सावधानी से अपना OMR भरें। ख़ास तौर से जो आपकी पहली एंट्री होती है, जैसे कि आपका
रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया या फिर रोल नंबर हो गया या फिर बाकी जो एंट्रीज होती हैं उनको बहुत ही सावधानी से भरें, अदरवाइज आपके किए किराए पर पानी फिर सकता है। सभी को शुभकामनाएं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।